अब आगे बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे धोरों की धार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव का रास्ता साफ। अदालत के हस्तक्षेप से चुनाव में समय लग सकता है और पूर्व में इस प्रकरण पर फैसला दिया जा चुका है और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकरण पर अपना फैसला दे चुका है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि की ओर से खंडपीठ ने आदेश दिए। याचिकाकर्ता बालू सहित करीब 5 दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दे दिए गए हैं। याचिकाओं में पंचायतों के पुनर्गठन को चुनौती दे दी गई थी। पंचायतों के चुनाव 15 अप्रैल से पहले करवाने में कोई अड़चन नहीं बची है। अब देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है और बहुत बड़ा मामला जिसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ चर्चा इस बात को लेकर भी कि आखिर हाईकोर्ट ने फिलहाल इससे जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विश्वास, बहुत बड़ा फैसला पंचायती राज संस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब जरा इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए कि अब अगली तस्वीर क्या होगी। देखिए, हाईकोर्ट ने पंचायतों के परिसीमन से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें पंचायत के परिसीमन को चुनौतियां दी गई थी। उनमें कई अन्य जो अपीलें हैं, अपीलों में ये बताया गया था कि पंचायत से मुख्यालय दूर हो जाता है, गांव से मुख्यालय दूर हो जाता है। इस तरह की कई खामियां बताकर पंचायत के परिसीमनों को चुनौती दी गई थी। इस पूरी इन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस स्तर पर अगर हम इन याचिकाओं को सुनेंगे तो जो 15 अप्रैल 2026 से पहले पंचायतों के चुनाव कराए जाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, उसमें अड़चन आ सकती है। इसलिए इन याचिकाओं को अब नहीं सुनाया जाएगा। वहीं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया, मौखिक रूप से टिप्पणी की कि 15 अप्रैल तक जो चुनाव है वो करवाए जाने के लिए ही, इसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी याचिकाओं को सुनने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी याचिकाओं को खारिज किया था, इसलिए निस्तारित करते हुए इन याचिकाओं को खारिज किया जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जिससे कि संयम लोढ़ा की जो याचिका लगी थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की थी कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराए जाने चाहिए और इसके लिए किसी भी तरीके की कोई अड़चन ना आए, इसलिए इन याचिकाओं को सुना नहीं जाना चाहिए। इसी बात को दोहराते हुए आज राजस्थान हाईकोर्ट में खंडपीठ ने ये जो बड़ा फैसला है, अहम फैसला दिया है। इसके बाद में अब राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराए जाने के बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई अड़चन अब बची नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव को किस तरीके से करवाता है, क्योंकि लगातार इस बात पर सियासत भी जारी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर रहा है। इसको लेकर लगातार सियासत जारी है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से चुनावों की जो परिणति है वो तय की जाती है। ठीक है विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर, भजन लाल कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें डेमोग्राफी और दंगा प्रभावित क्षेत्र को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही, जिसमें डेमोग्राफी संतुलित होनी चाहिए, ये खुद जोगाराम पटेल कहते हुए नजर आए। डेमोग्राफी को लेकर सरकार को कानून लाना चाहिए। अगर कहीं दंगा होता है तो अशांत क्षेत्र घोषित होगा। डिस्टर्ब एरिया घोषित करने के लिए 3 साल की लिमिट रहेगी। डिस्टर्ब एरिया घोषित होने से पहले पूरी जांच होती है, ये भी जानकारी साझा की गई। तो आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही और आपको बताते चले, भजन लाल कैबिनेट की इस अहम बैठक में डेमोग्राफी और दंगा प्रभावित क्षेत्र को लेकर चर्चा की गई, जिसमें डेमोग्राफी संतुलित होनी चाहिए, इसको लेकर पक्ष रखा गया। इसके अलावा डेमोग्राफी को लेकर सरकार को कानून लाना चाहिए, इसको लेकर चर्चा हुई। तो वहीं दंगा अगर कहीं पर होता है तो उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, यानी कि अब कहीं पर अगर दंगा होगा तो वो क्षेत्र अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा। डिस्टर्ब एरिया घोषित करने के लिए 3 साल की लिमिट भी रहेगी। इसके अलावा डिस्टर्ब एरिया घोषित होने से पहले पूरी जांच की जाती है, इसकी भी जानकारी दी गई। क्यों आपने जरूरी समझा ऐसा बिल लाने के लिए? राजस्थान में ऐसा क्या हो गया है सोशल डेमोग्राफिक्स में कि आपको ये बिल लाना पड़ा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सामान्यतः सरकार हर तरह से अपने आंख नाक कान खुले रखती है। नहीं, पर क्या बिल के प्रावधान क्या है? अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जातीय असंतुलन होता है, दंगे होते हैं, दंगे भड़काने का प्रयास किया जाता है, जो संपत्ति का अधिकार हर सामान्य नागरिक को है उसको औने पौने दाव में बेच में मजबूर किया जाता है,
ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती है कि उसको बेचना पड़े, या ऐसा न्यूसेंस किया जाता है कि वो वहाँ रह नहीं सके और पलायन की स्थिति हो जावे। ऐसे अनेक फैक्टरों को कंसीडर करने के उपरांत, रिपोर्ट मंगाने के उपरांत, अगर सरकार ये समझेगी कि पर्टिकुलर एरिया को पर्टिकुलर टाइम के लिए, कितना टाइम? इट मे बी एट 1 मंथ, इट मे बी 1 ईयर और मैक्सिमम इज 3 ईयर्स, तो उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है और मैक्सिमम लिमिट इज 3 ईयर्स। So who will declare disturbed area? Will it be the collector? फर्स्ट इट इज ए रिपोर्ट कलेक्ट बाय द एक एजेंसी एंड इन द नियमों में जो भी है रूल्स भी फ्रेम है रूल्स, सामान्यतः डीएम होगा उसका डिस्ट्रिक्ट एरिया को डिक्लेयर करने का अधिकारी। इसमें सर पीनल प्रोविजन भी है। नाउ व्हाट इज द पीनल प्रोविजन? व्हाट क्राइम कैन यू कमिट अंडर दिस एक्ट कि आपको 3 साल या 5 साल का सजा मिलेगा? एनीबॉडी रिपीट द क्राइम अगेन एंड अगेन। व्हाट क्राइम? क्राइम इज डिस्ट्रिक्ट एरिया में प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, मोनोपोली बेच में मजबूर कर रहा है, मना करने के बावजूद बेच रहा है, प्रोविजन का मना है फिर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स कन्विक्शन। तो राजस्थान में एक हो सकता है विवादास्पद कानून है, कब आने वाला है ये विधानसभा में? क्या कानून तैयार है और क्या जरूरत पड़ गई राजस्थान में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट एक तरह से लाने की? ये विवादास्पद बिल नहीं है, सामान्य भावना के अनुसार है, आम जन की भावना के अनुसार। क्या भावना? कि भाई हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का संरक्षण का अधिकार है। आप ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा नहीं करें कि मुझे मजबूर होकर वो बेचना पड़े, या मैं वहाँ से पलायन करूं, या दंगा भड़काऊं, या एक समुदाय विशेष का लोकेटेड एरिया कर दूं। राजस्थान सरकार की मंशा क्या है, क्यों ला रही है बिल? मतलब सिंपल सा सवाल है। आम आवाम को संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रहे, राजस्थान शांत प्रदेश है वो रहे, इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्शन तौर पर इस बिल को लाने का विचार किया। क्या खतरा है? सोशल कहीं डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं, क्या ये खतरा है? अगर ऐसा कानून नहीं हो तो फिर खतरा बनने की संभावना है। संभावनाओं को रोकने के लिए पहले से प्रोटेक्शन के तौर पर ये लाया गया है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान जो डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल लेकर आई है, बहुत बड़ा कदम है। गुजरात के बाद में राजस्थान दूसरा प्रदेश बन गया है जहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके वहां पर संपत्ति को बेचने पे रोक लग सकती है। अगर कोई किसी को मजबूर कर रहा है तो उस पर भी वो क्रिमिनल प्रावधान भी है, 3 से 5 साल की सजा है। अब जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है डिस्टर्ब? 3 साल तक डिस्टर्ब हो सकता है, उसके बाद में उसका रिव्यू होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? बिल का मतलब क्या है? बिल का मतलब ये है कि अगर किसी एरिया को, कोई इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया, और वो इसलिए है कि अगर सरकार को कहीं एहसास हो रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि सोशल और जो डेमोग्राफिक्स हैं वो बदल रहे हैं, तो वहाँ पर कोई थ्रेटन नहीं फील करे और अपनी संपत्ति बेचने पे मजबूर नहीं हो, अपना घर वहाँ छोड़ने पे मजबूर नहीं हो। ये सरकार की मंशा है, लेकिन लगता है इस बिल को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया आने वाली है और विधानसभा का जो सेशन है वो इसको लेकर स्टॉर्मी रहेगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार प्रदेश में गुंडागर्दी कर रही है और राज्य में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। मैं समझता हूं कि कैसे आप अशांत क्षेत्र तय कर दोगे, कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे, कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है। आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो, दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। बीजेपी ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जो अनियमितताएं हुई उसमें ना कोई जांच बिछाई गई, ना किसी तरह की एफआईआर दर्ज कराई गई। बीजेपी सरकार आने के बाद इस मामले की जांच एसओजी को दे दी गई है। इसी मामले में एसओजी ने कल गिरफ्तारियां की। तो भर्ती परीक्षा को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी, और बीजेपी ने इसी मामले को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में
कांग्रेस के समय में इसको लेकर किसी तरह की जांच नहीं हुई। जो अनियमितताएं कांग्रेस सरकार में रही है उसमें कोई जांच नहीं दिखाई गई, ना ही किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसी मामले को उजागर करते हुए बीजेपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच एसओजी को दे दी है। इस मामले में एसओजी ने कल कुछ गिरफ्तारियां की, आगे भी इस मामले को लेकर जांच की जाएगी। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हमने आने के बाद में जब हमने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम इनमें से किसी भी जो दोषी होगा, जो इसमें शामिल होगा, बख्शेंगे नहीं, तो हमने तो लगभग 300 सुपर, जैसा भी हमारे मंत्री महोदय बता रहे थे, 300 से ज्यादा हमने पेपर करवा दिए, लेकिन एक भी पेपर हमारा बीते 2 साल के अंदर लीक नहीं हुआ है। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है आपके माध्यम से कांग्रेस से और उनके साथियों विपक्ष से, को एक पेपर का नाम बताएं जिसमें 2 साल के अंदर हमने परीक्षा करे पेपर लीक हुआ है। कहीं भी अनियमितता नहीं है। हमारी सरकार ने इस पर प्रभावी संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन किया है और हमने अपराधियों के विरुद्ध एक लगातार अभियान चलाया कि किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होती है कि वो यहाँ आकर के पेपर लीक जैसे जो संगीन अपराध है उसमें वो शामिल हो सके। युवाओं के भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस सरकार ने किया है। हमने इस पर रोक लगाई है और आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं को भरोसा दिलाते हैं, जिस पारदर्शिता के साथ में 2 साल में पेपर के काम हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, नियुक्तियां मिली है, वैसा काम हम आने वाले 3 साल में करेंगे। कांग्रेस किसी भी सूरत में किसी भ्रष्टाचार के विषय पर बोलने के लिए वो नहीं है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, वो लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के आकंड में वो डूबी हुई है। कोटा में बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की गौ माता महोत्सव रामकथा कल से शुरू हो रही है। ये भव्य आयोजन रामगंज मंडी के रिको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में होगी। कथा के लिए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कल रामगंज मंडी पहुंचाएंगे। कोटा में आयोजित होने जा रहे इस भव्य आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप पूरी तरह से दे दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं कलेक्टर ने भी कथा स्थल का खुद दौरा किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर मंत्री मदन दिलावर इसीलिए 1 महीने से लगातार आयोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। 23 जनवरी से 25 जनवरी तक की रात तक महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का विश्राम रामगंज मंडी में ही रहेगा। यहाँ पे आज रामगंज मंडी में ये जो हमारे 23 तारीख से लेकर 25 तक जो कार्यक्रम होने वाला है और जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं यात्रियों के आने की संभावना इसमें जताई जा रही है और जो हमारा आकलन है उसकी व्यवस्था को देखते हुए जो भी सुविधाएं हैं उनका एक जायजा लिया। माननीय मंत्री जी के साथ भी पूरे लोकेशन का इसका अवलोकन किया, जितने भी हमारे मंच बन रहे हैं और जो भी खाने पीने की व्यवस्था हो रही है उसका पूरा अवलोकन किया और काफ़ी इसमें आशा करते हैं कि काफ़ी लोग इधर पधारेंगे, इस सभा में और कथा में भाग लेंगे। मुख्य रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि एक स्वच्छ और मैत्री वाला वातावरण रहे पूरे कथा के दौरान, पूरे तीनों दिन, और इसके साथ साथ सावधानी और इनके स्वास्थ्य का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। और हम जैसे कि मंत्री जी के साथ भी चर्चा की है कि ये बिल्कुल ही एक प्लास्टिक मुक्त, किसी प्रकार का प्लास्टिक पे उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा, एक प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाया जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री पधार रहे हैं। 4 दिवसीय उनका कार्यक्रम है, 22, 23, 24, 25 जनवरी, और उसके लिए यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिसे मैंने पहले भी बताया था कि 100 बीघा के पंडाल में हमने व्यवस्था की है। 500 बीघा का पूरा परिसर हमारा है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था भी है, भोजनालय की व्यवस्था भी है, तो कथा स्थल भी है। यहाँ हमारा चिकित्सा व्यवस्था भी रहेगी। यहाँ हमारा कंट्रोल रूम भी रहेगा, तो खोया पाया विभाग भी रहेगा। अनेक प्रकार की सुविधाएं यहाँ रहेगी। यहाँ भोजन सबका निःशुल्क होगा, चाय सबकी निःशुल्क होगी। कोशिश करेंगे कि अल्पाहार भी यदि किसी को करना हो तो निःशुल्क हो। तो सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री आज टोंक पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का ढोल नगाड़ों के साथ और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे भी लगे। पायलट 1 दिवसीय दौरे के दौरान निजी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पायलट ने टोंक पहुंचकर एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आपको ये भी बता दें कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, स्थानीय अधिकारियों और सरकार पर सवाल उठा रही है। अब ऐसे में टोंक पहुंचकर सचिन पायलट का एसआईआर पर संवाद काफी अहम भी माना जा रहा है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर पहुंचे और बीजेपी संभाग कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना से 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले से ज्यादा राशि दी है। मेघवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में भी इस योजना में संशोधन की मांग उठी थी, लेकिन वो इसे कर नहीं पाए। अब कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है। नाम बदलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी जवाहर योजना का नाम बदला था और तब किसी का अपमान नहीं हुआ था। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि राहुल सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन जवाब आयोग बुलाता है तो जाते नहीं हैं। वहीं ममता बनर्जी के पेन ड्राइव बयान पर भी उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और फैसला आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। कुल मिला के जिला कलेक्टर जो है हिजाब मामले पर बोले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, और इसी को लेकर उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा कि पारदर्शिता से परीक्षा हो, ये संकल्प सबका है। हम पारदर्शी स्वच्छ शासन देने का काम करेंगे। परीक्षा केंद्र पर सबको सहयोग करना चाहिए। परीक्षा केंद्र का प्रभारी यदि कोई जांच करता है तो कोई भी परीक्षार्थी हो उसको सहयोग करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही कि गमछा पहन के लोग जाएंगे, उनको नहीं रोका जाएगा, हिजाब पहन के जाएंगे। रोका नहीं है, एंट्री नहीं दी, रोका नहीं है। उसने खुद ने, जैसा अभी आप लोग बता रहे थे, यदि परीक्षा केंद्र का प्रभारी कोई संदेह होने पर जांच करता है तो किसी भी परीक्षार्थी को सहयोग करना चाहिए, उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब खबर झुंझुनू से है, जहां बीजेपी ने पंचायती राज और निकाय चुनाव की न केवल तैयारियां शुरू कर दी है, बल्कि 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मुकाबला भी मान लिया है। जी हां, झुंझुनू के सूरजगढ़ दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में पंचायती राज संस्थाओं और निकायों के चुनाव होंगे और इन चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद हमें यह संकल्प लेना होगा और इसके लिए हम जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये युग परिवर्तन का समय है और इसलिए कार्यकर्ताओं को काम करते रहना चाहिए। पार्टी पूरा उन पे ध्यान रखती है। आने वाले समय में हम सब लोग, जैसा सेवाराम जी ने कहा, नगरपालिका चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में भारी बहुमत के साथ राजस्थान में जीत करके इस संकल्प को दोहराएंगे कि 2028 में वापस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये निश्चय हमको अभी से बनाना पड़ेगा। और